रेखा गुप्ता का रिकॉर्ड तो अभी तो अच्छा दिख रहा है। रेखा गुप्ता इज डूइंग वंडरफुल, लेकिन क्या अगले सर्दियों में पॉल्यूशन नहीं होगा, यमुना साफ हो जाएगी, छठ की पूजा होगी, तब वो वाइट झाग नहीं दिखेंगे, उसे ढका नहीं जाएगा, हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक आपने नितिन नबीन की बात करी या रेखा जी की बात करी और बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात करी, मुझे लगता है एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज पार्टी है। ये सेंटर से ऑपरेशन करती है। ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ इसकी बहुत स्ट्रांग है, रूट्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मॉनिटरिंग भी उतनी स्ट्रांग है। अगर आप, और तीसरी बड़ी बात कि ये युवा को प्रमोट कर रही है, ये नई लीडरशिप को। आज बंगाल में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद वहां पे लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पाई। तो नाउ भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के बाद कौन, योगी जी के बाद कौन? तो वो एक नई जो पीढ़ी है जिन्होंने काम किया है, रेखा गुप्ता भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं, नितिन नबीन बिहार का चुनाव भी आसान नहीं था, लेकिन उनका योगदान रहा। तो ऑब्जर्व करते हैं, और इसकी बैकबोन है बीजेपी की वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, आज तमिलनाडु बहुत दूर है उनकी रीच से, लेकिन मुझे लगता है संघ ने जो, चाहे सुनील बंसल जी, संघ ने जो काम किया बंगाल में रूट पे, वो हर जगह वो कर रहा है। अगली सर्दी यमुना घाट में पूजा करने जाऊं। आपके चैनल के माध्यम से देखिए, दिल्ली का पोल्यूशन देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए समस्या है कि इतना पॉल्यूटेड। ट्रैफिक ऑफ कोर्स ट्रैफिक है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारी चीजें हैं, यू हैव टू क्रिएट। हालांकि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बड़े नेता ने कहा कि ट्रांसफर ले लो यार, इतना परेशान नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं नोएडा शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक प्रॉब्लम, बिकॉज वहां की पॉपुलेशन इज टू हाई पर कैपिटा। मैं गुड़गांव से आती हूँ, मैं कर नहीं सकती, मेरी फैमिली रहती है। सर लास्ट राउंड है, रैपिडली मुझे पूछना है। सर आप ये बताइए कि अब आएगा पंजाब का चुनाव, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम ठीक है, और उसके बाद गुजरात, अब आएगा पंजाब चुनाव। पंजाब में इशू ये है जो हम सबकी चिंता का विषय है, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। पंजाब के बाद फिर सीधे इम्पैक्ट हरियाणा दिल्ली पे आता है, आपके हमारे बच्चों पे आएगा। मेरा सवाल यह है कि जो वहां पर तस्करी, ड्रग्स, ना ही कांग्रेस उसको ढंग से रोक पाई। कांग्रेस बहुत नेशनलिस्ट पार्टी है, रोकना चाहती थी लेकिन नहीं रोक पाई। आपने देखा कि पंजाब की क्या हालात हैं। फिर आम आदमी पार्टी नहीं रोक पाई, कोशिश की जो भी है। मैं किसी गवर्नमेंट पे सवाल नहीं उठा रही, आपको लगता है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी चाहिए वहां पर जो, जिसे बोलते हैं ना कि गर्दन से काट दे इस ड्रग्स की तस्करी को, और क्या वो बीजेपी है? लोगों का वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है बीजेपी को लेकर, लेकिन क्या जरूरत है पंजाब को बीजेपी की? भाई ये जो पंजाबी जनता तय करे किसकी जरूरत है। बीजेपी तो सरकार में रही है अकाली के साथ बहुत दिनों तक, पर कोई कुछ खास बदलाव उन्होंने तो कुछ नहीं, बल्कि तस्करी उनके जमाने में और बढ़ी है, ड्रग्स बढ़े हैं जी। तो इसके लिए एक शिक्षा का खास तरह की जरूरत है। इसके लिए कौन पॉलिटिकल पावर से नहीं रुकेगा, इसके लिए एक जन चेतना की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, जन चेतना, शिक्षा की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जरूरत है, और इसके लिए एक अच्छी जनवादी शिक्षा की जरूरत है जिसमें लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें, समाज की अच्छी चीज़ें आ सकें, कि ड्रग्स के बारे में एक अवेयरनेस पैदा हो सके। ठीक हो गया। इसमें राजनीतिक, कौन राजनीति में आता है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी पंजाब में लोग परिवर्तन चाहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस को, दोनों को, अकाली को नकारा, दोनों की दोस्ती हो गई है सर अंडर द कार्पेट वापस। हाँ भाई, दोनों की दोस्ती तो हमने मंडल टाइम पे देखा था। मंडल के समय तो कांग्रेस और बीजेपी के बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल साथ काम कर रहे थे। तो देखिए, आर्थिक फील्ड में जहाँ तक ग्लोबलाइजेशन और कॉरपोरेट पक्ष की अर्थनीति है, दोनों कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस वाले चिल्ला रहे थे, देखिए हमारी पॉलिसी जी लेके लागू कर रहे हैं। जब मनमोहन बने तो बीजेपी वाले कहने लगे, देखो ये तो हमारी पॉलिसी लागू कर रहे हैं। यानी कि दोनों में आर्थिक क्षेत्र में, और जो कि हम लोगों को ये कहते हैं कि अर्थ ही मूल है, मूल क्षेत्र में दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं। ठीक है सर, अब हमने ना ये बॉलीवुड स्टार्स
का पॉलिटिक्स में एंट्री देख ली, दुनिया जहान इमोशंस की देख ली, पहनावे की देख ली, झालमुड़ी की देख ली, रसगुल्ला की देख ली, फुटबॉल की देख ली, हर ऑप्टिक्स है। लेकिन एक और एंट्री हो चुकी है भविष्यवाणियों की। तो मैं समझना चाहती हूँ, किसी ने कहा कि ममता दीदी आएंगी, किसी ने कहा कि 2026 देश के लिए अच्छा नहीं है, युद्ध चल रहा है, किसी ने कहा कि मोदी का बहुत ज़बरदस्त काल है, अभी तो आगे का युग रहेगा, किसी ने कहा कि नहीं 2027 के बाद नहीं रहेगा। आप देश के स्वास्थ्य को, देश की तरक्की को, आर्थिक स्थिति को कैसे देखते हैं, अगर उस मैं ज्योतिष लिहाज से पूछूं तो आपसे? देखिए, बृहस्पति जब अतिचारी होता है तो अन्याय के मार्ग, मुझे आप 2026 कैसा रहेगा, 2027 कैसा रहेगा? बता रहा हूँ। अन्याय के मार्ग पर चलने वाले सत्ताधीशों के सत्ता चले जाते हैं। अभी बृहस्पति बहुत कम समय में, बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष रहता है, लेकिन अभी 2-2, 3-3 महीने में राशि बदल रहा है। ऐसे में जो अन्याय के छाती पर खड़े, जिनकी सत्ता का आधार अन्याय है, जनता का उत्पीड़न है, उनकी सत्ता जाएगी। फिर तो सर सबसे पहले ट्रम्प साहब की जानी चाहिए। अब ट्रम्प देखो ना कितनी बुरी तरह बेइज्जत होकर ईरान से भागे। अब ईरान पर कोई सर थोपने की उनकी हैसियत नहीं रह गई है। आज ईरान में जितनी बड़ी बड़ी बातें ट्रम्प ने की, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब ईरान पर शर्तें लादने की भी स्थिति उनकी नहीं है। अब ईरान उनके हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनके टेक्नोलॉजी फ्री में पा गया, जिसको बड़े ऊंचे दाम में, दुनिया के सबसे महंगे हथियार अमेरिका के लोग मुझसे, मेरी जनता का सवाल आया कि भाई चुनाव खत्म हो गए, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे क्या? आपकी ज्योतिष विद्या क्या कहती है सर? देखिए, भारत की सरकार ने एक बड़ा काम किया है कि ऐसे माहौल में भी, युद्ध से प्रभावित होने माहौल में भी ईंधन के मूल्यों को नियंत्रित करके रखा है। एक मिनिमम सप्लाई, जो एक आवश्यक सप्लाई हो, मेंटेन करके रखा है। बहुत बड़ी बात है। भारत ऊर्जा के मामले में स्वावलंबी न होने से भारत का एक बड़ा धन जाता है इन विषयों पर। हम इंपोर्ट करते हैं सारा, पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में मेंटेन करके रखना, और हमारी इकोनॉमी अमेरिका और चाइना के बराबर की नहीं है। हम 4 ट्रिलियन के आसपास हैं, और एक इकोनॉमी का बजट का बड़ा हिस्सा जाता है तेल खरीदने के मामले में। फिर भी इकोनॉमी को स्टेबल करके रखना और इकोनॉमी को 4 ट्रिलियन से नीचे नहीं आने देना। 4.1 सर, ये तो आप बता रहे हैं कि क्या किया सरकार ने, क्या होगा मैं पूछना चाह रही थी। सब ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ईंधन की कीमत नहीं बढ़ेंगे, नियंत्रित रहेगा। आपसे पूछ लेते हैं आखिरी कि आपको क्या लगता है, बीजेपी ने 22 राज्यों में एनडीए में सरकार बन गई है, अब और कितना भगवा बीजेपी हो जाएगी? ज्योतिष उसके हिसाब से आपको भी बहुत समझ है। नहीं, ज्योतिष के अगर दृष्टिकोण से समझूं तो भारत की कुंडली जो है वृषभ लगन की उदय होती है। जब 15 अगस्त को हमको जब आज़ादी घोषणा हुई थी, मंगल की महादशा चल रही है। मंगल भारत की कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश हैं। सप्तम भाव ऑपोजिशन को दिखाता है, सप्तम भाव जनता को दिखाता है, 12th हाउस कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसीज़ को दिखाता है, आपकी फॉरेन लैंड को दिखाता है, एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है। और मंगल खुद सेना का कारक है, सेनापति की संज्ञा दी गई है, भूमि का कारक है, और बैठे हैं द्वितीय भाव में, यानी कि देश के धन भाव में, देश के राजकीय कोष में मंगल बैठे हैं। तो ग्रह जिस भाव का स्वामी और जिस भाव में बैठता है उसकी ज़्यादातर रिजल्ट्स देता है। अब मंगल क्योंकि 2nd हाउस में बैठे हैं तो राजकीय कोष बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? और खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि खर्चा के भाव का भी स्वामी है। खर्चा कहाँ होगा? आपकी डिफेंस में होगा। आप अपनी जो लॉजिस्टिक के डिफेंस की, उसमें आप एक्सट्रीमली ना केवल खर्चा करोगे, बट यहाँ से एक नया बिजनेस का आयाम भी खड़ा करोगे। टेक्नोलॉजी को भी मंगल दिखाता है। आज भारत के लोग, इंजीनियर्स, आईटी फील्ड में, अलग अलग फील्ड्स में आप देख रहे हैं कि एक लैंडमार्क अचीवमेंट्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भारत की टेक्नोलॉजी, अगर आज हम अभी बात ही कर रहे थे, हम यूपीआई की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, देश विदेश में, क्योंकि 12th हाउस इट्स फॉरेन लैंड, तो भारत की टेक्नोलॉजी, पहले हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे, आज हम उस स्थिति में आएंगे इस मंगल के महाकाल में जब हम टेक्नोलॉजी बाहर देंगे, हम लैंड को गेन करेंगे। मैंने आगे भी कई बार बोला है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, हम चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर की बात करते हैं, हमारी जो जो लैंड्स गई हैं हम उसको रिटेन करने की, दोबारा से वापस लाने की कोशिश करेंगे।